क्लास 10th का चैप्टर 9 सोसाइटल इम्पैक्ट्स ऑफ आईटी सॉल्यूशंस देख रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज देखेंगे। इसमें हम वायरस, एंटीवायरस, फिशिंग, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे जो सोसाइटल इम्पैक्ट्स होते हैं आईटी के। पहला है द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। वायरस में अलग अलग लाइफ स्टाइल, मतलब लाइफ जो स्टाइल होती है वायरस की, उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। उस स्टेजेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? उत्तर यह है कि क्रिएशन पहले होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, उसके बाद इरेडिकेशन। ये सारी जो लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं वायरस की होती हैं। डैश रिफर्स टू द कंडीशन इन विच योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है? उसे हम कहते हैं हैंग, या और कोई? उत्तर है हैंग। इनमें कौन सा ऐसा है जो वायरस का फॉर्म नहीं है, वायरस थ्रेड का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वायरस थ्रेड? तो इसका उत्तर क्या होगा इसमें? उत्तर है SSL। इसके बारे में बात करेंगे अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायरस अफेक्ट्स द प्रोग्राम फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर? प्रोग्राम फाइल पे जो अटैक करता है वो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायरस अफेक्ट द प्रोग्राम फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। कौन सा ऐसा होता है जो प्रोग्राम फाइल्स पर अटैक करता है? उत्तर है फाइल इन्फेक्टर्स। फिर जो बूट सेक्टर पे करता है उनको हम बूट सेक्टर वायरसेस कहते हैं। और जो मैक्रो के रूप में आते हैं, मैक्रो छोटे यूटिलिटी होती है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो खास तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो अलग अलग उस स्वीट में जो अलग अलग एप्लीकेशन है उसके थ्रू आते हैं। एडवेयर ये होते हैं कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, तो कोई चीज़ चल रही है, यहाँ पर ऐड आ रहा है, बार बार एडवर्टीजमेंट आ रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैकिंग? हैकिंग का मतलब क्या होता है? किसी के पास कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है, और वो किसी के कंप्यूटर पे एंटर कर सकता है, एंटर कर जाता है। और ये हो सकता है कि वो चाह रहा है कि वो अंदर जाके देखे, सर्व करे और वापस चला आए। ये भी हो सकता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करे या इंफॉर्मेशन को चोरी करे। उसे कहते हैं हैकर। और इस तरीके से जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपकी, यूजर नेम, पासवर्ड या कोई इंफॉर्मेशन, डेटा, वो चोरी करना कंप्यूटर साइंस की नॉलेज से आपके बगैर आज्ञा के, उसे हम हैकिंग कहते हैं। डिफाइन स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होती है? और आप अपना ईमेल खोलिए, ईमेल में 50 ईमेल आ गए जिसमें से केवल एक आपके काम का है, तो जो 49 है ये आपके लिए स्पैम है। स्पैमिंग का मतलब ये होता है कि बल्क मैसेज पोस्ट करना बहुत सारे यूजर्स को एक साथ। तो हो सकता है ये नोन सोर्स से आ रहा हो सकता है ये अननोन सोर्स से आ रहा हो। इसे स्पैमिंग कहते हैं। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा बैकअप्स। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आ सकती है, तो डेटा का बैकअप रखा जाता है। तो अलग अलग टाइप के बैकअप है। एक फुल बैकअप है, एक डिफरेंशियल बैकअप है। व्हाई शुड यू टेक बैकअप ऑफ योर डेटा? जैसे मैंने बताया कि बैकअप इसलिए जरूरी होता है कि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिस्टम तो आप रिप्लेस कर लेंगे, डेटा जो आपने सालों की मेहनत की है वो कहाँ से लाएंगे? तो बैकअप बैकअप क्यों लेना चाहिए? अगर आपका डेटा है उसको आपको सेफगार्ड करना है, अगर वो करप्ट हो गया या डिलीट हो गया या किसी ने चोरी कर लिया, कुछ फायर हो गया या कोई नेचुरल कैटास्ट्रॉफी हो गई, तो इसका बैकअप आपको लेना चाहिए और इसको रखना चाहिए आपके हार्ड ड्राइव में या किसी, आजकल तो नेट के थ्रू भी, इन जो नेटवर्किंग के थ्रू भी आप किसी रिमोट जगह भी रख सकते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए आपके पास नॉर्टन का एंटीवायरस है, मैकेफी है, स्मार्ट कॉप है, ऐसी कैस्पर्स की बहुत चल रहा है, क्विक हील है, ये सारे बहुत चल रहे हैं। डिफाइन ऑनलाइन बैकअप। ऑनलाइन बैकअप क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप नेटवर्क के थ्रू अपने सिस्टम का डेटा किसी रिमोट जगह पे भेज रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ दिल्ली में है और आप बेंगलुरु में भेज रहे हैं डेटा को, और फिर उसके बाद कभी यहाँ कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है। बैंकिंग में इस तरीके से होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट सम वेज इन विच वायरसेस कैन एंटर योर कंप्यूटर।
आपके सिस्टम में जो वायरस है वो किस किस तरीके से आ सकता है। तो पहला ये है कि अगर आपने ईमेल अटैचमेंट खोला और उस ईमेल अटैचमेंट में अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो वहां पर वायरस आ सकता है। अगर कोई वॉलपेपर है, सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन है, इंटरनेट से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तब दिक्कत हो सकती है। अगर इसी तरीके से कोई सॉफ्टवेयर हो, अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, अगर एक्सटर्नल डिवाइस है जैसे सीडी है, यूएसबी है जो इन्फेक्टेड हो, वो आपके अपने सिस्टम में लगाएंगे तो आपके इसमें वायरस आने की संभावना है। और अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो डूबियस है, यानी कि जो कि जैसे कहते हैं ना ये वेरी साइंड या ऐसी साइंड नहीं है, तो फिर वहां से भी आ सकता है। व्हाट आर द डैमेजेस दैट अ वायरस अटैक कैन कॉज टू अ कंप्यूटर। एक वायरस अटैक हुआ, वो क्या क्या डैमेज कर सकता है, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है आपके कंप्यूटर में। तो पहला तो ये है कि आपका इंपॉर्टेंट डेटा, सेंसिटिव डेटा को की चोरी हो सकती है। सबसे पहली चीज तो ये है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप यूज कर रहे हैं या आपने रखे हुए वो सब करप्ट हो सकते हैं और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस एकदम लूज हो जाएगी, एकदम वीक हो जाएगा सिस्टम। राइट अ नोट ऑन डिफरेंशियल बैकअप। दो टाइप के बैकअप हमने देखे। एक उसमें डिफरेंशियल बैकअप होता है। तो डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है? डिफरेंशियल बैकअप का मतलब ये होता है, देखिए आपने क्या किया कि एक शेड्यूल कर दिया कि अब क्या है, दिन के 3 बजे या रात के 3 बजे पूरा का पूरा डेटा जो है बैकअप बैकअप ले लीजिए। एक दूसरा तरीका होता है कि आपने मान लीजिए 2 फाइलें चेंज कर दी हैं और ये मान लीजिए बहुत बड़ा 1 GB का डेटा है, चेंज आपने केवल 1 KB में किया है। तो पूरा 1 GB यहाँ चेंज करने की जगह जो जो चेंज हुआ है उसी का बैकअप ले लीजिए। वही चेंज वो उसी का बैकअप जरूरी है, बाकी सब चीजें है ही ना। इसीलिए डिफरेंशियल बैकअप का मतलब ये होता है कि बैकअप उसी का लिया जाए जो लास्ट बैकअप से जो चीजें चीजें चेंज की है या ऑल्टर की है उनका बैकअप लिया जाए। और जब बेस बैकअप के बाद अगर आप डिफरेंशियल बैकअप लेते हैं तो आपको बहुत छोटा बैकअप लेना पड़ता है। जैसे मैंने कहा 1 KB, ये इसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल इतना बैकअप लेना पड़ता है तो काफी तेज हो जाता है ये। एक बार तो बेस बैकअप लेना पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंशियल बैकअप ले सकते हैं। नेम सम सिक्योरिटी प्रोविजंस रिलेटेड टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ सिक्योरिटी, सुरक्षा जो प्रोविजंस है वो बताने हैं आपको। ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट पे या नेटवर्क पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है, कुछ सिक्योरिटी प्रोविजंस उसके लिए जरूरी है। एक तो प्राइवेसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो यूजर है वो बाकी यूजर से, हो सकता है गलत यूजर से, सिक्योर्ड हो। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि अगर कोई डेटा वो भेज रहा है कहीं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई ऑल्टरेशन ना हो। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जो यूजर, जो सेंडर है, रिसीवर है, वो दोनों अपनी आइडेंटिटी प्रूव करें, वो जब दोनों ऑथराइज होने चाहिए। नॉन रिपुडिएशन, इसका मतलब ये है कि मैंने तो पैसे भेज दिए, इसके अकाउंट में भी आ गए, लेकिन ये साहब बोल रहे हैं कि मेरे अकाउंट में तो नहीं आए या फिर मुझे तो मिले नहीं। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भेजा साइन करके और इन्होंने कहा मुझे तो मिला नहीं, तो नॉन रिपुडिएशन नहीं होना चाहिए। व्हाट प्रिकॉशन कैन यू टेक टू प्रिवेंट अ वायरस अटैक ऑन योर कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक ना हो, इसके लिए आप प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं। पहले तो ये है कि कभी भी जो ईमेल हो जिसमें कुछ जैसे अगर लड़के हैं तो अगर कोई बहुत अच्छा नाम लिखा है महिला का, तो वो टेम्पटेड होते हैं उसे खोलने के लिए। ऐसी महिलाएं हैं, अगर कोई अच्छे लड़के का नाम लिखा है उसको खोलती है। ये टेम्पटेशन होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है ये। तो उसमें क्या होता है कि जब आप खोलते हैं या फिर उसमें लिखा होता है कि इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, यू हैव वन दिस, यू हैव वन दिस, इतना प्राइस आपको मिल गया है, तो आपका टेम्पटेशन होता है। तो इसको जरा कम करिए, इसको नहीं करना है। ईमेल अटैचमेंट को नहीं खोलना है। ऐसे जो भी अनरिलायबल सोर्सेस है उससे बिल्कुल नहीं खोलना है। आपके जब कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर में आप काम बहुत ज़्यादा करते हैं
तो आपके हाथ सेट हो जाते हैं, तो आप हर चीज़ को क्लिक करने की कोशिश करते हैं। वो आपको नहीं करना है। अगर बाई चांस कोई अनएक्सपेक्टेड फाइल अटैचमेंट आता है तो ईमेल के थ्रू इंक्वायरी ईमेल करिए। आप बताइए कि क्या फंक्शन है, क्या नेचर है इस फाइल अटैचमेंट का। उसके बाद अगर कोई सही जवाब आता है तब खोलिए। एक एंटीवायरस डालिए, और जैसे टोटल सिक्योरिटी के आजकल आते हैं जो इंटरनेट को भी सिक्योर करते हैं, आपके सिस्टम को भी सिक्योर करते हैं, और उनको अपडेट करते रहिए, क्योंकि एक सेकंड में, एक दिन में, एक घंटे में बहुत सारे वायरसेस लोग डालते हैं। उनको रोकने के लिए एंटीवायरस हमेशा अपडेट करना पड़ता है। और जैसे आपके सिमेंटेक है, नेटवर्क एसोसिएट है, कंप्यूटर एसोसिएट है, ट्रेंड माइक्रो है, ये आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। और भी ये है कि कुछ वेंडर्स तो आपको ये भी सर्विस देते हैं कि कंपनी की वेबसाइट से डायरेक्ट आप अपडेट ले सकते हैं। हमेशा लाइसेंस सॉफ्टवेयर डालिए, कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर मत डालिए अपने सिस्टम में। फिर स्कैन करिए जो भी आपने फाइल ली है, और कोई भी बाहर से जो आप जिसको नहीं जानते उसको हमेशा स्कैन करिए। हमेशा अपने डेटा का बैकअप रखिए। साइट सम सर्कमस्टांसेस इन विच यू कैन लूज योर डेटा। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप अपना डेटा ही लूज कर जाए। देखिए, इसमें सबसे पहला ये है कि हार्डवेयर फेलियर। अगर आपका हार्डवेयर फेल हो गया, जैसे हार्ड ड्राइव फेल हो गई, तो आपका डेटा उसमें मोस्ट प्रॉबेबली चला जाएगा। एक्सीडेंटल डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सिचुएशन मेरे साथ भी हुई। एक मेरी हार्ड ड्राइव है, उससे मुझे डेटा इस तरीके से अपने हार्ड ड्राइव से यहाँ डालना था। अब इत्तेफाक से, क्योंकि सामने दोनों एक्सप्लोरर खुले हुए थे, मैंने यहाँ का डेटा, दोनों में डेटा था, मतलब मैंने इसका बैकअप कर रखा था। मैंने क्या किया कि यहाँ का डेटा डिलीट कर दिया या कट करके पेस्ट कर दिया। लेकिन वो जो कट किया मैंने यहाँ से, तो यहाँ से तो हट गया, यहाँ नहीं आया। गलती से मैंने उसको डिलीट कर दिया, तो ये एक्सीडेंटल डिलीशन हो जाता है, तो मेरा बहुत सारा डेटा चला गया। अब जो मैंने ये मान लीजिए साल भर पहले किया था, तो साल भर का मेरा जो काम है वो यहाँ पर नहीं था मेरे पास। रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वर्जन ऑफ अ फाइल। अब जो बैकअप्स होते हैं वो आपको रिकवर करवा देते हैं जो पुरानी इंफॉर्मेशन है। अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं ओल्ड वर्जन मॉडिफाइड फाइल का, तो क्योंकि रेगुलर बैकअप हो रहे हैं आपके कंप्यूटर में, तो रिस्टोरेशन जो है ओल्ड वर्जन ऑफ का फाइल का आपको करना पड़ेगा। अनऑथराइज्ड डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। अब होता यह है कि जो रेगुलर बैकअप्स आप ले रहे हैं वो आपको क्या अलाउ करते हैं, वो आपको ये अलाउ करते हैं कि आप डेटा को रिस्टोर कर सकें जो डिलीट हो गए हैं या मॉडिफाई हो गए किसी अनऑथराइज्ड यूजर से। ये भी एक समस्या हो सकती है। हाउ इज ऑनलाइन बैकअप बेनिफिशियल एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ बैकअप्स। तो ऑनलाइन बैकअप क्या फायदा देता है आपको बाकी बैकअप से। ऑनलाइन डेटा बैकअप में आप किसी रिमोट सर्वर पे, किसी दूसरी जगह पे अपना डेटा रख सकते हैं, भेज सकते हैं इंटरनेट पे, और फिर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इसी रिमोट के थ्रू डेटा वापस ले सकते हैं। बड़ा कन्वीनियंट मेथड है ये, खासतौर पे उन लोगों के लिए, बिजनेसमैन वगैरह के लिए, जो मूव करते हैं यहाँ से वहाँ और अलग अलग जगहों पे। तो एडवांटेजेस इस ऑनलाइन बैकअप की क्या हो सकते हैं। पहले तो ये है कि इसका कॉस्ट कम होता है। दूसरा ये है कि ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीडीज डीवीडीज, और कोई मेंटेनेंस या रिपेयर का इसमें तात्पर्य नहीं है। इसके अलावा किसी भी लोकेशन पे, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम आप रिस्टोरेशन कर सकते हैं। सिक्योरिटी बढ़िया होती है क्योंकि डेटा जो है एन्क्रिप्टेड तरीके से जाता है, आता है। और कोई भी थेफ्ट है, थ्रेट्स है, जैसे चोरी है, आग है, अर्थक्वेक है, नेचुरल कैलामिटीज है, इन सब से भी रिमोट सर्वर में डेटा जो है बचा रहता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है। आप अपने घर में जब अपने पिताजी के सामने जाते हैं तो उनके पैर छूते हैं, बड़े लोगों को नमस्कार करते हैं, ये आपका एथिक्स होता है।
और ये जो कंडक्ट है जो अलग अलग सिचुएशन में आपको करना है, जैसे अगर आप बस में जा रहे हैं और कोई वृद्ध महिला है, आप खड़े होकर उसको सीट देते हैं, ये आपके घर में सिखाया जाता है, आपने अपने बड़ों को करते देखा है। तो और ऐसा कोई काम ना करें जैसे अगर आपने केले का छिलका खाया कहीं फेंक दिया, कोई इस पे गिर सकता है, तो किसी को नुकसान हो, किसी को इनकन्वीनियंस ऐसा ना करें, ये इथिक्स होते हैं। तो जो कंप्यूटर पे हम ये करते हैं एथिक्स जो होते हैं, उसको हम एटिकेट्स कहते हैं, और नेट पे जो करते हैं उसे नेटिकेट्स कहते हैं। लिस्ट सम केसेस इन विच एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डज नॉट प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। अब ये भी हो सकता है एंटीवायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर ही ना सके। ये ऐसे कैसे होता है? तो उसके लिए ये है कि आपने एंटीवायरस ने आपको एक बताया कि देखिए साहब, ये जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, आप मत करिए इसको। लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो ये सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए, मैं तो इंस्टॉल करूंगा। तब दिक्कत हो सकती है। स्पैम स्पैम में एंटीवायरस कैसे काम करेगा? अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, फिशिंग हो रही है, तब एंटीवायरस को पता नहीं चलता है। आजकल तो पता चल जाता है, बहुत हद तक पता चल जाता है। और अगर आपका हैकर आ गया अंदर कंप्यूटर सिक्योरिटी को ब्रीच करके, तो एंटीवायरस कुछ नहीं कर सकता उसमें। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। पहला है हाउ डज फिशिंग टेक्स प्लेस। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में हम बहुत सारे जो ई कॉमर्स, थ्रेट, वायरस, एंटीवायरस, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। फिशिंग कैसे होती है? फिशिंग का मतलब ये होता है कि किसी तरीके से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड वगैरह है, क्रेडिट कार्ड की क्रेडेंशियल्स है, वो आपके कंसेंट के बगैर लेना। तो नॉर्मली फिशिंग होती है ईमेल के थ्रू या इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू। इसमें क्या होता है, कोई एक इम्पोस्टर होता है, कोई एक ऐसा आदमी जो ये दिखा रहा है कि मैं जेन्युइन हूं, और फिर वो ट्रिक करता है लोगों को इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो आपको एक ईमेल भेजेगा वो, और बताएगा कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं किसी कंपनी का। आपसे बोलेगा कि ये अपडेट होना है, वो अपडेट होना है, आप जरा ये चीजें इस लिंक पे क्लिक करिए। जैसे आप लिंक क्लिक करेंगे, वो रीडायरेक्ट होगी उसके जो फ्रॉड वेबसाइट उसने बनाई हुई है, और हम अपना डेटा एंटर कर देंगे, और वो साइबर क्राइम और फ्रॉड के लिए यूज हो सकता है। ऐसी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप कोई बैंक है, आईसीआईसीआई मान लीजिए, उसका आपने जैसे फ्रंट पेज खोला, वो फ्रंट पेज एकदम आईसीआईसीआई की तरह दिख रहा है, लेकिन वो है फिशिंग। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड भर दिया, पासवर्ड जो दो बार भरा तो आपको गलत दिखाया, फिर उसके बाद ये स्क्रीन हट जाएगी, फिर एक्चुअल आईसीआईसीआई की स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आप भरेंगे, एंटर कर जाएंगे, लेकिन जो आपने दो बार गलत भरा है, वो डेटा जो है वो किसके पास चला गया? वो ये जो इम्पोस्टर है उसके पास चला गया। हाउ डज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क? एंटीवायरस कैसे काम करता है? एंटीवायरस आपके सिस्टम में जो है वो बहुत रूट लेवल पे काम करता है। ये देखता है कि कोई वायरस तो नहीं है, कोई अगर नोन वायरस है या अननोन वायरस। अगर वो नोन वायरस है जिसका पता है और जिसका ट्रीटमेंट बन चुका है, तो उसका एंटीडोट लिखा होगा, तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो मतलब एंटीवायरस क्या करता है कि उस वायरस सिग्नेचर को पढ़ता है, और अगर बाई चांस उसके फिंगरप्रिंट मैच कर जाते हैं, जो यूनिक स्ट्रिंग होती है उसमें, वो वायरस से अगर मैच हो गया, तो आपके कंप्यूटर से उसको हटा देता है। और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो इस एंटीवायरस में यही होता है कि वो जाके अंदर जाके चेक करता है चीज़ों को, और वो अगर मैच करती है किसी स्ट्रिंग से तो उसे वो रोक देता है। इसके अलावा अगर बाई चांस ऐसा अननोन कोई सॉफ्टवेयर कोई ऐसा है जो उसे लग रहा है कि ये वायरस हो सकता है, उसे वो क्वारंटाइन कर देता है, यानी कि एक ऐसी जगह डाल देता है जो बाकी दोबारा वो इफेक्ट न कर पाए। और नए वायरसेस जिसका सोल्यूशन नहीं है, तो उसमें एक ह्यूरिस्टिक्स लगाता है वायरस के लिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि अब एंटीवायरस को तो पता है कि क्या क्या एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जो वायरस लाइक एक्टिविटी है। तो कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी अगर वो कर रहा है प्रोग्राम, तो उसको वो क्वारंटाइन कर देता है, जैसे मैंने बताया। और फिर उसके बाद वो उस चीज को आगे बढ़ने से रोक देता है। जैसे कई वायरसेस जो काम करते हैं वो विंडोज रजिस्ट्री को ही चेंज कर देते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वारंटाइनिंग अ वायरस? क्वारंटाइनिंग का मतलब ये होता है
कि अगर किसी को कोई ऐसी डिसीज हो गई जैसे इबोला वायरस हो गया, वो फैलता है। अब इसको अगर हम जनरल वार्ड में रखेंगे तो बाकी सबको भी हो जाएगा। तो इनको हम ऐसे एक कमरे में रखते हैं एकदम जहां से किसी को फैल ना पाए। तो इनको हमने कह दिया कि इस मरीज को हमने क्वारंटाइन कर दिया, मतलब ये और ना फैल पाए ये डिसीज। इसी तरीके से क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि अगर वायरस को लग गया कि ये कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही है या उसका कुछ मैचिंग स्ट्रिंग ऐसी मिल गई कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो गलत है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि उसको ऐसी जगह भेज देते हैं, जो ऐसी एरिया में रख देते हैं जो एंटीवायरस है वो, ताकि वो और इफेक्ट ना कर पाए। और ये भी होता है कई जो आज के एंटीवायरस है वो इसको भेज देते हैं अपने, क्योंकि सब कुछ नेट पे है, ऑनलाइन है, तो वो वापस भेजता है वेंडर पे, वेंडर उसे चेक करता है, सिग्नेचर को, नाम को, कैटलॉग को, फिर उसका एंटीडोट रिलीज कर देता है। एंटीडोट यानी जैसे इबोला का एंटीडोट है, इंजेक्शन है, इसी तरीके से। और कई बार क्या होता है कि ये भी हो जाता है कि कभी वो वायरस दोबारा दिखाई ना दे जो अनआइडेंटिफाइड है, तो फिर वो उसके लिए कुछ किया नहीं जाता क्योंकि वो वायरस डॉर्मेंट होता है। व्हाट डू यू नीड टू इंस्टॉल एंटीवायरस और व्हाई डू यू नीड टू इंस्टॉल एंटीवायरस इन योर कंप्यूटर? देखिए, समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ऐसे इंटरनेट पे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, और वो बुरे लोग हो सकता है ज्यादा इंटेलिजेंट हो अच्छे लोगों से। आपने देखा कि रामायण में जो रावण था वो राम से बाकी कई चीजों में वो ज्यादा नॉलेजेबल था, लेकिन वो उसने नॉलेज गलत जगह लगाया। इसी तरीके से जो हैकर्स होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, ये अभी नॉलेज जो है गलत जगह लगाते हैं, गलत काम में लगाते हैं और नुकसान करते हैं। तो एंटीवायरस डालना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि इतने सारे गलत लोग हैं जो आपके सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं नेट के थ्रू या ऐसे। तो वायरस आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन जा सकती है। तो इन सब सिचुएशन के लिए आप एंटीवायरस डालिए। अगर एंटीवायरस नहीं है इसमें तो वायरस अटैक हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो सकता है, करप्ट हो सकता है। एसएसएल क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एसएसएल का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है। ये बताता है कि, और ये इंश्योर करता है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सेफली ऑनलाइन आप भेजें नेटवर्क के थ्रू। तो क्या होता है, एक वेब सर्वर और ब्राउजर, इनके बीच में एक सॉकेट, मतलब एक पाइप की तरह समझ लीजिए, ये इंक्रिप्टेड लिंक बना देता है। यानी कि अगर इंफॉर्मेशन जा रहा है तो इंक्रिप्टेड जाए। और जो आज वेबसाइट्स हैं मोस्टली वो एसएसएल यूज करती हैं ताकि यूजर को प्रोटेक्ट किया जा सके। व्हाट आर द मेन रीजंस दैट रिस्ट्रिक्ट यूजर फ्रॉम परफॉर्मिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन? कौन सा रीजन है जो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं? अब देखिए, न्यूज में आप देखते रहते हैं, ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया, इसने इसके पैसे चुरा लिए बैंक से, ये हो गया, वो हो गया। ये सब सुनते सुनते आपको लगता है कि यार मेरा पैसा ना चला जाए। अभी आप, कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से आपके पैसे निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं रहता क्या कैसे हो गया ये। तो जो मेन रीजन है जिससे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन खासतौर पे लोग नहीं करते हैं वो है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कोई नहीं देना चाहता, जैसे क्रेडिट कार्ड, बैंक या बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब लोग नहीं देना चाहते। और एक और चीज हो सकती है कि लोग चाहते हैं कि चीजों को देखें, समझें, फिर खरीदें। राइट अ नोट ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ई कॉमर्स में, और ये रूल्स या गाइड रेगुलेशंस आप कह सकते हैं जो जो ऑनलाइन आपको फॉलो करने हैं या फिर सिस्टम को, नेटवर्क को फॉलो करने हैं, ताकि किसी तरीके से किसी चीज का मिसयूज ना हो। ओके, आप देखिए, आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके सामने एक गार्ड बैठा होता है, वो किस लिए बैठा होता है कि अनवांटेड आदमी अंदर ना घुस जाए, है ना? तो इस तरीके से जो सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का यहाँ तात्पर्य है, कोई भी इलीगल एक्सेस या कोई मॉडिफिकेशन है वो, उससे आपको प्रोटेक्शन मिले, आपको यूजर को सबको प्रोटेक्शन मिले। सेट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग अ रेगुलर बैकअप ऑफ योर कंप्यूटर डेटा। रेगुलर बैकअप का इंपॉर्टेंस क्या है? रेगुलर डेटा का इसका मतलब ये होता है कि आपका डेटा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वो प्रोटेक्टेड है
और अगर कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। आपको मैच करना है वॉर्म्स, मैलवेयर, स्पैमिंग, वायरस। तो एक्ट ऑफ पोस्टिंग बल्क मैसेजेस टू सेवरल यूजर, ये क्या होता है? स्पैमिंग होती है। प्रोग्राम्स दैट मे और मे नॉट सेल्फ रेप्लिकेट एंड डैमेज दी डेटा, इसको देखते हैं। Malicious programs that can copy themselves on a computer, क्या ये वायरस होंगे? इसको भी देखेंगे। Malicious software that is designed to interrupt ongoing computer operation, ये क्या होते हैं? वॉर्म्स होते हैं कि मैलवेयर होते हैं? मैंने ये कर दिया है, इसका सही उत्तर बताता हूं आपको। वॉर्म्स होते हैं malicious प्रोग्राम जो कॉपी करते हैं अपने आप को कंप्यूटर पे। मैलवेयर होते हैं जो malicious सॉफ्टवेयर जो डिजाइन इस तरीके से होते हैं कि जो आपके मतलब मैलवेयर मतलब जो जिनकी malicious एक्टिविटी है, ऐसे सॉफ्टवेयर। malicious सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो इस तरीके से डिजाइन होते हैं ताकि वो इंटरप्ट कर सके आपके कंप्यूटर ऑपरेशन को। स्पैमिंग का मतलब होता है बल्क मैसेजेस, बहुत सारे यूजर को एक साथ भेजना। फाइनली वायरस का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम जो रेप्लिकेट हो या ना हो, लेकिन उनका काम ये होता है कि वो इसलिए बनाए जाते हैं कि आपके डेटा को डैमेज करें। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सोसाइटल इम्पैक्ट है, आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी है, वायरस, वॉर्म्स, एंटीवायरस, फिशिंग। व्हाई डू वी नीड बैकअप, हमें बैकअप क्यों चाहिए? कभी भी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो डेटा होता है। तो कभी भी कहीं भी अगर कोई नुकसान हो जाए तो डेटा का नुकसान बहुत बहुत गंभीर होता है। तो किसी तरीके से डेटा के साथ इस तरीके से किया जाए कि उसे हम दोबारा रिट्रीव कर सकें। तो हम चाहते बैकअप इसलिए है, करते इसलिए हैं क्योंकि हार्डवेयर फेलियर्स है। अब कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीन है, किसी भी कारण से, पावर सर्ज से, पावर स्पाइक से या फिर लाइफ टाइम के कारण हार्ड ड्राइव फेलियर हो सकता है और भी फेलियर हो सकते हैं। तो इससे डेटा का लॉस हो सकता है। तो बेटर ये है कि इसको रिस्टोर किया जाए किसी बैकअप से। एक्सीडेंटल डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, इसका मतलब ये है कि बाय चांस आप कोई इंपॉर्टेंट फाइल आपका चेंज कर दें, डिलीट कर दें, कोई गलती हो सकती है। तो अगर आपकी इंपॉर्टेंट फाइल चली गई तो फिर आप उसको कहां से लाएंगे? बैकअप से उठा लेंगे। रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वर्जन ऑफ अ फाइल, अब कोई फाइल आपने रखी है और आपने कुछ नई फाइल बनाई, बट आपको कोई रेफरेंस लेना है या आपको पुरानी फाइल को देखना है, पुराने किसी सॉफ्टवेयर के वर्जन को देखना है और आपने कहीं रखा हुआ है। तो अगर आपके पास है नहीं या कुछ लॉस हो गया तो क्या करेंगे? तो कहीं रखा हुआ है अगर पुराना वर्जन, तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड डिलीशन या मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, अब हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गलती कर सकते हैं, आपको परेशानी क्रिएट कर सकते हैं डेटा के ताल्लुक से। तो उस सिलसिले में आप क्या करेंगे? आप जो रिस्टोर आपने डेटा किया है उसको, जो बैकअप किया उसको रिस्टोर करेंगे। नेम टू स्टोरेज मीडिया ऑन विच डेटा बैकअप में बी टेकन, कौन से ऐसे स्टोरेज मीडिया है जहां डेटा बैकअप रख सकते हैं? तो आप इसको सीडी में रख सकते हैं, डीवीडी में रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको टेप ड्राइव्स में रख सकते हैं। डैश बैकअप सेव्स योर डेटा फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, कौन सा ऐसा बैकअप है, डेटा बैकअप कह सकते हैं इसको, सेव्स योर डेटा फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स? तो ऑनलाइन डेटा सबसे बढ़िया है, इसका उत्तर है ऑनलाइन डेटा बैकअप। गिवन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टूल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके लिए आप जरा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टूल वगैरह बताइए। टेक्स्ट एडिटर यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो इसके बहुत सारे हैं, इसके बहुत सारे आंसर दिए जा सकते हैं। जैसे यहां पर है नोटपैड, आप नोटपैड प्लस प्लस बोल सकते हैं, वर्डपैड प्लस बोल सकते हैं, इवन आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बना सकते हैं इसको। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में आप क्विक हील है, आप कैस्परस्की बोल सकते हैं, नॉर्टन बोल सकते हैं। डैश शॉर्ट फॉर malicious software is the software designed to infiltrate a computer system without the owner's informed consent। अब ओनर के बगैर कंसेंट से ऐसा सॉफ्टवेयर, malicious सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में घुस जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैलवेयर। ऐसा वेयर जिसके मतलब malicious intentions होते हैं। अगला सवाल है, a dash is someone who breaks into someone else's computer system often on a network, bypasses password or licenses in computer programs without malicious intent with a wish to learn and improve security। कौन साहब है जो एंटर करना चाहते हैं, आपकी चीजों को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और उसके बाद
वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से आपका सिस्टम फेल हो, और ऐसे कौन हो सकते हैं, आपके हैकर होते हैं। लेकिन मैं अगर बताऊं, इसका सही नाम यहाँ पर इथिकल हैकर होना चाहिए, क्योंकि ये जो साहब है, इनको जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो इथिकल हैकर हायर करती हैं। वो हैकर इससे हायर करती हैं क्योंकि जो चीज बन गई है वो हैकर को कहती है कि आप इसको ब्रेक करो। अगर हैकर ब्रेक कर देता है तो उस जगह को पैचअप किया जाता है कि वो चीज दोबारा ना हो। डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू कॉपी इटसेल्फ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। कौन से साहब है ये, कौन से जनाब है जो ये ऐसा काम करते हैं? तो उत्तर इनका है वायरस। वायरस है जो बगैर ह्यूमन इंटरवेंशन के इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, पेन ड्राइव आपने यूज किया, और पेन ड्राइव यूज किया एक सिस्टम पे, इन्फेक्टेड है, दूसरे सिस्टम पे लगाया, अब इसमें क्या किया आपने? तो ह्यूमन इंटरवेंशन की ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं इसमें, यहाँ चला गया ये। लेकिन अब इसमें यह है कि इन दोनों में बड़ा एक सवाल है, क्योंकि वर्म जो होता है उसकी भी डेफिनेशन ये है, और वायरस का डेफिनेशन ये होता है कि ये खासतौर पे वर्म को किसी और वायरस और वर्म में अंतर ये होता है कि वायरस को कोई ना कोई एक लगने के लिए कोई चीज चाहिए, चिपकने के लिए कोई चीज चाहिए, है ना? तो लेकिन इनको नहीं चाहिए होता है वर्म को, ये अपने आप में सेल्फ होते हैं, और ये नेटवर्क के थ्रू इधर उधर दौड़ भी जाते हैं और खराब करते हैं। तो ये हमारे कुछ सवाल जवाब हुए जो एग्जामिनेशन के हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।